going to learn a phenomena which is called refraction. As yesterday I explained to you all something. If we saw with the help of glass, we saw a tilde image. Means हम जब ग्लास से कुछ देखते हैं तो जिसको देखते हैं या तो वो थोड़ा तिरछा दिखाई देता है या वो थोड़ा चौड़ा वाइडर दिखाई देता है। इसका एग्जांपल मैंने कल बताया था कि हम लोग एक पानी के ग्लास में, टम्बलर में यदि पेंसिल डालकर देखते हैं तो आप बाहर से देखोगे तो आपको जो पेंसिल है वो थोड़ी टिल्ड दिखाई देगी, जबकि वो पेंसिल आप बाहर निकालोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट सीधी दिखाई देगी। ठीक है, हाउ इट हैपन, ऐसा क्यों होता है। हम इस स्टडी को फिजिक्स की हेल्प से समझेंगे। कोई दिक्कत? तो रिफ्रैक्शन जो टर्म है वो आपको इस चीज को समझने में क्या कर देगी, हेल्प। ठीक, कैसे पॉसिबल होगा? सबसे पहले उसके लिए हम एक ग्लास लेंगे, ठीक, और वो ग्लास बिल्कुल जैसे बर्फ की सिल्ली होती है, एक कांच का टुकड़ा होता है, वैसा हम ले लेते हैं, साथ में बनाते चलिए, क्योंकि ये ऐसा फिनोमेना है जो आपको साथ में बनाना है। इसका पहला सरफेस AB और नीचे का सरफेस CD। ऑनलाइन में सभी को आवाज अच्छी आ रही बच्चों? यस सर। समझ में आ रहा है? यस कोशिश करके सभी बच्चे अपनी नोटबुक में मेरे साथ साथ हर स्टेप को बनाते चलें। जिनने बना लिया है वो रफ में बना लें, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको इसमें बहुत सारे पॉइंट्स को समझना है, तो यदि हम इनको नहीं बनाएंगे, क्योंकि सुनेंगे तो कानों में जाएगा, हाथ से बनाएंगे तो दिमाग में जाएगा, तो बना लेंगे। दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस। ठीक है, यहां पर हमने ग्लास स्लैब AB CD ले लिया है, आपस में बात नहीं करेंगे। AB का सरफेस जो है वो ग्लास स्लैब का अपर सरफेस है और CD का जो सरफेस है वो ग्लास स्लैब का लोअर सरफेस है। यहाँ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर एक वर्ड आता है मीडियम। आप सब जानते हैं लाइट एक मीडियम में ट्रेवल करती है, लाइट एनर्जी है, तो लाइट एक मीडियम में ट्रेवल करती है। जब सोर्स से किसी ऑब्जेक्ट तक आती है तो उसका जो मीडियम है वो एयर है, एयर जो है वो गैस है, और 9th में हमने गैस का स्ट्रक्चर पढ़ा था, सारे पार्टिकल दूर दूर होते हैं। ऑनलाइन में किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो तुरंत पूछना है, और ऑफलाइन में भी। तो 9th में हमने जो मैटर का अरेंजमेंट पढ़ा था, जिसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखा था, और गैस में पार्टिकल बिखरे होते हैं, बीच में काफी गैप होता है। इस रिफ्रैक्शन के फिनोमेना में इसको हम रेयरर मीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसमें पार्टिकल दूर दूर हैं। जब कोई भी चीज ऐसे मीडियम में ट्रेवल करती है बच्चों, तो ध्यान देना उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है।
स्पीड इज हायर। मतलब जब हम हाईवे पर चलते हैं और रोड खाली होता है, ट्रैफिक नहीं होता, तो स्पीड कैसी होती है? बहुत ज्यादा। राइट? समझ में आ गया? अब ग्लास का जो मीडियम है बच्चों, ग्लास एक डिफरेंट मीडियम है। ये ग्लास कैसा है? परी स्ट्रक्चर वाइज अगर हम मेटल के कंपोजिशन को देखें तो ग्लास को 3 स्टेट पढ़े थे हमने, तो कौन सा स्टेट है? ग्लास गैस। अरे यार परी को जिसका जिससे मैं क्वेश्चन पूछूं प्लीज उसको बताने दो, क्योंकि मुझे पता है मैं तभी उस ठीक है, तो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने में वो हेल्प करेगा। आप ऐसा मत सोचना कि हमसे सर क्यों पूछ रहे हैं, हमारा पोस्टमार्टम करना है या हमारी हंसी उड़ाना है, नहीं ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। बेसिकली बहुत सिंपल सा साइंस है। मुझे फेस एक्सप्रेशन आते हैं। क्या आते हैं? तो फेस एक्सप्रेशन से मुझे मालूम चल जाता है कि मे बी आपको इस क्वेश्चन में डाउट है उस टॉपिक में। तो मैं उस टॉपिक को आपसे जानबूझ के पूछता हूँ। अगर आपसे बनता है तो आप और हम दोनों थ्रू, और आपसे नहीं बनता तो आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और मेरा पढ़ाते समय ये प्रयास होता है कि हर बच्चे का इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट क्लियर। आई एम टीचिंग हेयर इंडिविजुअली ईच एंड एवरीवन, चाहे वो ऑनलाइन का बच्चा हो चाहे वो ऑफलाइन का हो। अविरल आवाज ठीक आ रही है? सर बात समझ में आ रही है? सर गुड। तो ग्लास का जो स्लैब है आप समझ गए हैं वो कैसा है? उनका स्ट्रक्चर कैसा है? दे आर वेरी क्लोज्ड। मींस यहां पर सारे पार्टिकल कैसे हैं? क्लोज्ड हैं। तो मीडियम डेंसर है। डेंसर सान्या डांस करने वाला नहीं। एक डेंसर होता है जिसको कहते हैं डांसर, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। डेंस का क्या मतलब होता है सान्या? नहीं पता। डेंस का मतलब होता है क्लोजर। पार्टिकल जब बहुत आपस में चिपके हुए हों और काफी जुड़े जुड़े हों, उसको हम इंग्लिश में डेंसर कहते हैं और हिंदी में कहते हैं सघन। पास पास, जैसे अभी आप सौम्या और मोक्षदा कैसे बैठे पास पास, गैप नहीं है, तो डेंसर है। यासिर और रोहन जैसे बैठे हैं, वो कैसा है? बीच में गैप है, तो ये रेयरर, ये डेंस। तो ये मीडियम एयर है। और समझ में आ गई? ऑनलाइन में सृष्टि आपको समझ में आ गई बेटा यस सर। कि नहीं आई? सर आ गया। गुड। तो ये हमको समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमने आपसे पहले ही कहा था कि ये पेंसिल टिल्ड क्यों दिख रहा है। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो कुछ ऐसा होता है कि हमें इमेज डिफर दिखती है। उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। वही हमें समझना है। गॉट इट? चलो अब हम क्या करते हैं, लाइट सोर्स से कोई एक रे आती है और एक सर्टन एंगल बनाती हुई कहाँ घुस जाती है? ग्लास के अंदर ट्रैवल करने लगती है या जाने लगती है। तो इस लाइट रे को क्या नाम दिया है हमने आपका? हाँ, और क्या पॉइंट दिए हैं इसमें डायग्राम में? ई और एफ से रिप्रेजेंट करते हैं
और ये है इंसिडेंट रे। बनाते जाइए, साथ में लिखते जाइए। कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझसे खुलकर पूछिए, आप ड्रॉ कीजिए साथ में। और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन टुवर्ड्स ग्लास है, तो हम ऐसा एरो भी बना देंगे और इसको नाम दे दीजिए EF। कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद जैसे ही ये लाइट ग्लास के अंदर ट्रेवल करेगी, आप अपने आप से सोचिए, हमारा भी नेचर है, जब हम चौड़ी सड़क पर चलते हैं, वाइडर होती है तो स्पीड भी बहुत तेज होती है और अच्छा फैल के चलते हैं। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, तो देखिए कितना फैल के खड़ा हूं, है ना। बट जैसे ही मैं इन दो कुर्सियों के बीच में से निकलूंगा और जब फैल के निकला तो क्या होगा? एक हाथ मोक्षदा को लगेगा, एक हाथ यासिर को। तो इनसे बचने के लिए हम थोड़ा ऐसे तिरछे तिरछे जाते हैं, मतलब हम अपना एंगल चेंज करते हैं कि नहीं। वही एंगल ये लाइट चेंज करती है और ये ऐसी हो जाती है। ठीक है, एक मिनट के लिए इसमें इंतजार कीजिए, जब तक आप जल्दी से बनाओ। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इसका एंगल थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है, आ रहा है समझ में आप सबको? तो बड़ी सिंपल सी बात है, हमारी नॉर्मल लाइफ में जो होता है ना बच्चों, वही फिजिक्स में होता है, कुछ भी नया नहीं होता, बस थोड़ा सा हमें समझना होता है। हम लोग चौड़े रास्ते से सकरी गलियों में जाते हैं, तो डेफिनेटली हमारा भी एंगल बदलता है, तो लाइट का भी बदल गया। और जैसे सकरी गलियों का रास्ता खत्म हुआ और हम चौड़ी रास्ते पर आए, तो हम फिर से खुद भी चौड़े हो जाते हैं। ऐसे ही ये लाइट भी चौड़ी हो जाती है कि नहीं? इतने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बेटा? प्रभानी, नो सर। पूनम, चलो इस लाइन को हमने क्या पॉइंट दिए हैं आज का? नहीं, नीचे GH है ना? इसलिए तो हम कह रहे हैं कि आप लोग लिख लो, जिससे आपको याद हो जाए। कोई बात नहीं, देख के बोलना भी एक प्रैक्टिस ही है बेटा। हम आपसे कभी नहीं कहेंगे कि आप बिना देखे बोलो, क्योंकि हम अभी आपकी क्या करा रहे हैं, प्रैक्टिस। बट हम एग्जाम में अलाउ नहीं करेंगे कि आप देख के लिखो। हमारी क्लास में तो आप 10 बार देख के बोलो, कोई परेशानी नहीं। हमारा प्रयास ये है कि आप एग्जाम में बिना देखे लिख सकते। फाइन, यहाँ तक सौम्या कोई समस्या हो तो बताइए। ये लाइट EF लाइट ग्लास के अंदर गई और GH के रूप में बाहर निकल गई। इसको भी क्या कहते हैं? रे को थोड़ा रुक जाएंगे, एक इमेजिनेशन और कर देंगे। मान लो यदि ग्लास स्लैब नहीं होता तो क्या होता? अगर सकरी गलियां नहीं आती तो लाइट तो चौड़ी चौड़ी जा ही रही थी। तो एक इमेजिन कर लेते हैं कि जो लाइट है बिना ग्लास स्लैब के ऐसी जा रही है। ये डायग्राम में कहीं है नहीं, जैसे हमारी क्लास में कैटरीना कैफ नहीं, तो हम इमेजिन कर लेते हैं इस वाली लाइन में कैटरीना कैफ बैठी है और इस लाइन में सलमान खान बैठा है।
कल्पना करने में क्या करना, तो ये एक इमेजिनरी लाइन, ठीक। यहां तक सब कुछ क्लियर है। इस लाइन को भी हमने एक नाम दिया है बुक में, देखो जरा क्या दिया है। एल पी। अब आ गए यहां पर हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट समझने। ये इंसिडेंट रे है, अंदर जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है, और बाहर जो निकल रही है वो एक रे है जिसका नाम मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है बेटा? होसाना? नो सर। देविका? सर, जो ग्लास का सॉलिड पार्ट है तो सर वहां से लाइट एंगल चेंज करती है, तो सर सॉलिड में तो जगह नहीं होती है। नहीं, इतनी जगह तो होती है बेटा कि लाइट निकल जाए। यस सर। जो कर्टन लगे होते हैं वो भी तो सॉलिड हैं, यस सर। तो उसमें से लाइट तो आती है। यस सर। कितने ही पार्टिकल हों, बट इतना स्पेस होता है कि लाइट उसमें से ट्रेवल कर जाए। जैसे आप यस अगर सर। मेरा डायग्राम देखेंगे सॉलिड वाला, तो भले ही पार्टिकल आपस में चिपके हुए हैं, पर ऊपर नीचे उनमें क्या है, गैप है। वुड में लाइट क्रॉस ही नहीं होती तो रिफ्लेक्शन हो गई, ठीक है। जो भी चीजें, हाँ, वो ओपेक हो जाएगा। जो बिल्कुल क्लोजर है, जिसमें गैप नहीं है, उसमें लाइट अंदर ट्रेवल ही नहीं कर पाएगी, तभी तो हमने उसको ओपेक कहा। बहुत अच्छा आपने रेज किया। जैसे देविका ने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया कि सॉलिड में अगर गैप नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, लाइट अंदर नहीं जाएगी, या तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, निकलेगी नहीं बाहर। जैसे ये डोर है हमारा, या मेरी टी शर्ट है, आप देख रहे हैं कि मेरी टी शर्ट के आप आर पार नहीं देख सकते। बहुत अच्छा होगा ना, तो टेंशन हो जाती है, तो नहीं देख सकते। आप देख रहे हैं सारे कलर ऑब्जर्व हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ऑब्जर्व नहीं, एब्जॉर्ब। पिंक कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है, पिंक कलर, इसलिए आपको मेरी टी शर्ट का कलर पिंक दिख रहा है। अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई अच्छे से, अब क्लियर हो गया। बेटा ऐसे डाउट्स मन में आए तो जरूर पूछा करो, रोक कर, ठीक है देविका? यस सर। से बहुत अच्छे से इंटरेक्शन होता है, और सबको मालूम चलता है कि किसी के मन में कई बार कहता डाउट होता है, पर वो पूछते नहीं कि छोड़ो यार। जैसे कई बार मोक्षदा के मन में डाउट होता है, वो पूछती नहीं, कहती छोड़ो क्या करना, जितना सर बता रहा उतना ही बहुत, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ठीक। नाउ इट्स टाइम टू मेजर द एंगल्स। तो याद करो, रिफ्लेक्शन में एंगल को मेजर करने के लिए हम नॉर्मल अपन यहां डाल देते हैं, और ऐसा ही नॉर्मल अपन यहां डाल देते हैं, एक लाइन सीधी सीधी इमेजिन कर लेते हैं। जो इमेजिन कर रहे हैं बच्चों, वो मैं रेड से कर रहा हूं, जिससे आपको ये पता रहे कि ये डायग्राम में नहीं है, हमने इमेजिन किया है। क्या किया है? इसको नाम दे देते हैं, ये जो ऊपर वाला नॉर्मल है ये एन और एन डैश है, और ये नीचे वाला एम और एम डैश है। मैं सारे अल्फाबेट्स वही यूज कर रहा हूं जो आपके एनसीईआरटी हैं, नाम कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहें तो इसको एम एन डैश भी रख सकते हैं, बट हम इसको ऐसा रखेंगे जो आपकी बुक में है,
जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक, ये हमने एंगल नापने के लिए नॉर्मल डाल तो दिए हैं। इसको डालने से फायदा क्या होगा? इसको डालने से ये फायदा होगा कि जिस एंगल से ये इंसिडेंट और हमारा जो ये एंगल है इसको हम इंसिडेंस एंगल का नाम देते हैं। ये तो हमने रिफ्रैक्शन में भी रिफ्लेक्शन में भी देखा था। लाइट जिस एंगल से ग्लास से टकराती है उसको हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं, और जिस पॉइंट से अंदर जाती है उस पॉइंट को O कहते हैं। तो AB के लिए O है और CD के लिए O डैश है। ठीक, ये सारे पॉइंट में इसलिए तुमको बता रहा हूं कि तुम ये डायग्राम बनाते जाओ, तुम्हें ऐसा ही लिखना है, बुक जैसा नहीं लिखना है। इस पोर्शन में तुम्हें बुक ने बहुत कंफ्यूज किया है। ठीक है, अभी बुक ने पहले ऊपर और दोनों एक साथ लेके चले। अभी अपन क्या कर रहे हैं, पहले सारा ऊपर का डिस्कशन कर रहे हैं, फिर नीचे का करेंगे, तो क्लियरिटी रहेगी। तो थोड़ा सा आप जब मुझसे पढ़ लेंगे, उसके जब बुक पढ़ेंगे तो इजी हो जाएगा। तो अभी हमने O पॉइंट से देखा लाइट अंदर गई है, उसके ऊपर का एंगल इंसिडेंट एंगल है। और ध्यान से देखिए, जब वो लाइट अंदर ट्रेवल कर रही है, सानिया बेटा जल्दी लिख लिया करो, और जब हम बोलने लगे तो सुन लिया करो। अभी तुम उसको साफ सुथरा बनाने के चक्कर में जो हम कराना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाओगे। डायग्राम तो तुम्हें घर में ही बनाना है, तो यहाँ बहुत साफ सफाई के चक्कर, हम तो रफ में बनवा रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी हमारी बातों को सुनो और समझो। तो अच्छे डायग्राम की प्रैक्टिस कहाँ करना है? घर में। यहाँ पर एक बहुत छोटा सा एंगल मिलेगा, जानबूझ करके ये छोटा बनाया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सान्या सोम्या यहाँ देखो बेटा प्लीज, इंसिडेंट एंगल वाइडर है। इंसिडेंट एंगल वाइड यानी कि चौड़ा है, जबकि ये जो एंगल है इसको रिफ्रैक्टेड एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड। ये नैरो है, दोनों माने नॉर्मल और इस लाइन के बीच में गैप बहुत कम है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। जब लाइट एयर में ट्रेवल करती है तो उसका एंगल वाइडर होता है, और जैसे ही लाइट ग्लास में ट्रेवल करती है इट टर्न टुवर्ड्स द नॉर्मल। बात समझे? नहीं समझे? नहीं समझे हो तो बताओ। नहीं समझे? लाइट जब एयर में ट्रेवल कर रही है, थोड़ी सी तिरछी दिख रही है आपको, ये रेड कलर का नॉर्मल दिख रहा है आपको, और ये लाइट की रे दिख रही है, दोनों के बीच में इतना गैप है कि आराम से आप देखो इतना बड़ा गैप है। तो ये लाइन जो हमने एंगल नापा वो ज्यादा है, तो इमेजिन करो कि ये 60 एंगल है। ठीक, यहाँ पे समझ में आया बेटा? जब ये ग्लास स्लैब से अंदर लाइन जाती है तो देखिए रेड जो नॉर्मल बनाया हमने, इस नॉर्मल और ब्लैक के बीच में गैप बहुत कम हो गया, तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया। तो 6 हाँ तो बेटा राजा रिफ्लेक्शन को रिफ्लेक्शन में काहे मिक्स कर रहा हूँ? रिफ्लेक्शन पहले पढ़ चुके, वो खत्म हो गया। मिरर वाली बात थी, ये ग्लास वाली बात है। जो हमने पढ़ा था वो ये था, ये दोनों बराबर हैं, और ये पुराना टॉपिक था। ये ग्लास है, ये नया टॉपिक है। इसलिए तो मिरर में अच्छा दिखता है और ग्लास में चौड़ा दिखता है। क्यों दिखता है चौड़ा? इसीलिए तो समझ रहे हैं कि वाई। अब समझ में आया?
तो कोई भी डाउट क्लियर करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। गॉट इट? तो अब समझ में आ गया वाइडर और नैरो। सानिया, क्या भी कोई डाउट है यहाँ पर बताइए अलाइनमेंट? किसी को कोई डाउट? प्रार्थना की आवाज बहुत दिन से मुझे सुनने नहीं मिल रही है। प्रार्थना है क्लास में? यस सर। तो बेटा तुम मुझे बोला करो, थोड़ा गैप तो कर देती हो पर पूछा करो, ठीक है? अभी यस कुछ सर। समझ में आ रहा है? यस सर। तो मुझसे अलग से पूछ लेना कभी भी शाम आम को, तो मैं तुम्हें थोड़ा पुराना क्लियर कर दूंगा, ठीक है? यस सर। यहाँ पर बच्चों हमने देख लिया इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। सही बोला मैंने? गलत बोला ना? रिफ्रैक्शन एंगल, ये सही। कान भी खुले रखने, कहीं पर भी कोई गलत साउंड करे तो हमें तुरंत उसको पकड़ना है। इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्रैक्टेड एंगल। 50% we done it. ए बी सरफेस से रिलेटेड सारी बातें हम कर चुके हैं। अब कोई भी बात बाकी नहीं है। एक बार जल्दी से रिपीट कर दूं। लाइट रे सोर्स से आई, ए बी सरफेस से अंदर एंटर हुई, ओ पॉइंट से अंदर गई, हमने नॉर्मल डाल के चेक किया, लाइट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल वाइडर है क्योंकि इंसिडेंट एंगल है, और ग्लास के अंदर वाला एंगल नैरो है क्योंकि वो रिफ्रैक्टेड एंगल है, और ये रिफ्रैक्टेड रे है। बता दो डाउट? सब कुछ क्लियर मोक्ष का? पक्का? अब इसी इंसिडेंस को दूसरे नजरिए से देखते हैं। अब बात करेंगे सीडी की। किसकी बात करेंगे? तो जो लाइट रे ए बी के लिए रिफ्रैक्टेड लाइट हो गई थी, रिफ्रैक्टेड रे हो गई थी, वही रे अब सीडी के लिए क्या हो जाएगी? इंसिडेंट रे हो जाएगी। तो ये हो जाती है इंसिडेंट रे 1 और ये हो जाती है इंसिडेंट रे 2। जब हम ए बी की तरफ से इसको देखते हैं तो ये जाती हुई दिख रही है, तो रिफ्रैक्टेड है, और जब सीडी की तरफ से देखते हैं तो ये आती हुई दिख रही है, इसलिए कौन सी है? इंसिडेंट रे 2। ये पॉइंट बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है। वो सोचते हैं कि इंसिडेंस कैसे हो गई, क्योंकि वो ए बी से ही देख रहे हैं, जबकि हमें कहां से देखना है? सीडी से। जिसने ये पॉइंट समझ लिया उसने इस डायनामिज्म को समझ लिया। एक ही चीज दो तरीके से एक्ट कर रही, वही रे ए बी से निकल रही है और सीडी में एंटर हो रही है, इसलिए ये क्या है बच्चों? इंसिडेंट रे 2। राइट रोहन? अंदर नहीं, बाहर एरो, अंदर थोड़ी जाना है। यहां से आई, घुसी, निकली, तो सीडी के भी बाहर निकलने का प्रयास कर रही है इंसिडेंट रे 2। कोई समस्या? नमस्कार, बी रिलैक्स, अच्छे से बैठो, बैग को नीचे कर दो। बैग को आराम थोड़ी देना है, अपने आप को आराम देना है, तो टिकने के लिए अपने लिए बना है। बैग यू कैन कीप ऑन साइड, ठीक है? ओके, जैसा आपको अच्छा लगे। हमें ठीक है, तो यहां पर अब समझ में आ गया। तो अब हम इनके भी एंगल नाप लेंगे। जब हम इनके एंगल नापेंगे तो हमें एक नॉर्मल डालना पड़ेगा, जिसको हमने एम और एम डैश कहा है।
कहा है। यहाँ पर जब हम इस एंगल को नापेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो रिफ्रैक्टेड एंगल 2 है, जबकि वो क्या बन गया है, इंसिडेंस एंगल 2। मैंने जानबूझ के पहले रिफ्रैक्टेड लिखा था कि वो रिफ्रैक्टेड एंगल तो यहाँ है, यहाँ क्या हो गया है, इंसिडेंट एंगल 2, क्योंकि इंसिडेंट रे का इंसिडेंट एंगल है, जब इंसिडेंट रे 2 है तो एंगल भी 2 हो जाएगा। सानिया यहाँ देखो, तुम्हारा ध्यान बहुत भटकता है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, और थोड़ा सा अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट करके बैठो। तुम आधी लेटी सी बैठी, तो अपन क्या है, काउच में लेटे नहीं स्ट्रेट, क्योंकि ये सब बॉडी पोस्चर जो है हमारे नॉलेज को, जैसे अब हम ऐसे टिक के बैठ जाएंगे रिलैक्स होके ना, हमारे दिमाग में बात घुसेगी। इसलिए आप देखते ना, थोड़ा आपको एग्जाम, स्कूल में एग्जाम में कष्टप्रद जगह पे बिठाते हैं, आराम से गद्दे वाले सोफे पे नहीं बिठाते, पटिया वाली कुर्सी पे बिठाते हैं। हम यहाँ चाहें तो एसी लगा सकते हैं, और जानबूझ के पंखा लगाया है, थोड़ा आपको पसीना आए, थोड़ा आप परेशानी में रहें, तो उससे क्या होगा, आप अटेंटिव, जागृत रहते हैं। बढ़िया सोफा डाल दो, एसी चला दो, तो हम पढ़ा रहे अपन सो गए। तो थोड़ा सा हमको अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना पड़ता है, तभी हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। और हम जब बोले बेटा, तब सारी नजरें हमारे ऊपर और बोर्ड के ऊपर रखो, बिल्कुल कॉपी में। वो देखो रबड़ से मिटा भी लगी हो, तो चित्र पे ऐसा लग रहा हो कि हम इसको अच्छो बना ले में कि हमें नंबर 1 को पुरस्कार दे। काय के पीछे पड़ी माता, तो काय को बना रही हो, गलत जगह पे गलत काम करोगी तो क्या है, डायग्राम तो बन जाएगा, तुम समझ नहीं पाओगी बेटी। अभी समझना जरूरी है। डायग्राम तो अपन घर में बना सकते हैं, मैं घर में आपको समझाऊंगा नहीं। यहाँ पर हम देखें, जो ये एंगल है इंसिडेंट एंगल 2, फिर से आप देख रहे हैं कि कैसा है, नैरो, सकरा है, और जो एंगल से ये लाइट बाहर निकल रही है, वो एंगल आप देखें यहाँ पर वाइडर, चौड़ा है। अब हम इस रे को नाम दे देते हैं, और ये जो रे है इसको कहते हैं इमरजेंट रे। इमरजेंट रे, ये जैसे निकल आई थी ना, जिसको GH कहा हमने, उसको क्या कहा हमने, इमरजेंट रे, क्योंकि ये ग्लास स्लैब से बाहर तो आपने इस पूरे घटनाक्रम में क्या देखा, चौड़ी सी एक लाइट ग्लास के अंदर गई, सक्रिय एंगल से घुसी, अंदर जब तक रही सक्रिय एंगल में रही, नैरो, और जैसे बाहर निकली तो वाइडर एंगल से निकल गई। इस पूरी फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ इट इज कंप्लीटेड फ्रॉम माय साइड। इसमें एक सेगमेंट और बचा है बताने के लिए। अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये रेड लाइन आ रही थी, और ग्लास स्लैब होने की वजह से आप देख रहे हैं कि जो इमरजेंट रे है, निकली तो वो भी है, दोनों ही रे निकली हैं, पर आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच में काफी बड़ा गैप है। एक, दोनों एक लाइन में नहीं है, एक प्रॉपर फ्रेम में नहीं है, इसके बीच में इतना गैप आ चुका है कि हम आराम से उसमें कार चला सकते हैं, मतलब काफी चौड़ा हो गया है। तो एक बार हम ग्लास स्लैब के साथ जब ऐसा करते हैं तो डिफरेंस आ जाता है, और जब बिना ग्लास स्लैब के करेंगे तो लाइन बिल्कुल सीधी रहेगी। ये जो गैप आया है बच्चों, इसको बहुत ध्यान से समझ लेना, कि तुम्हारा अगला टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
क्या है? आपको भी सर आगे कौन सा नया शब्द ले आया आप, है ना? पहली चीज तो इस शब्द को समझो, रिफ्रैक्टिव वर्ड है। कौन सा वर्ड है? मतलब लाइट जब एयर से ग्लास में जाएगी, ग्लास से बाहर निकलेगी तो रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्टिव होगा। ठीक, तो रिफ्रैक्टिव वर्ड का मतलब समझ में आ गया? मतलब लाइट अगर ग्लास में ट्रेवल की है तो रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होगा तो उसका जो इफेक्ट है वो रिफ्रैक्टिव कहलाएगा। इस इफेक्ट को देखने के लिए एक सारणी, सूची बनाई गई है जिसको हम कहते हैं इंडेक्स। नहीं अभी का टेंशन नहीं, कल थोड़ा टेंशन दे दे, सारा टेंशन है। ठीक है, आप सब याद करिए, जब आप लोग कुछ ऐसा देखते हैं, जैसे आप रेस्टोरेंट में मेन्यू देखते हैं और उसमें बहुत सारे पन्ने हों, तो एक इंडेक्स बनी होती है कि इस पेज पर ये मिलेगा, इस पेज पर ये मिलेगा। तो जो रिफ्रैक्शन है, इसको समझने और देखने का भी एक इंडेक्स होता है। बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम देख पाते हैं कलर। क्या देख पाते हैं? कलर। ये हेल्प करता है तुमको आगे बहुत सी चीजें समझने में, जैसे कि रेनबो। जब तुम इंद्रधनुष बरसात में देखते हो तो तुम सरप्राइज हो जाओगे, यही घटना हो रही है। शेप को मारो गोली, टॉपिक को पकड़ो। ये एयर है, ये ग्लास स्लैब पानी की बूंद है, ठीक है? और एयर के अंदर होते हैं डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल से टकराकर होता है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसकी वजह से हमको 7 कलर का बैंड दिखाई देता है। ठीक है, कई बार तुम देखते हो कि रेनबो में 7 कलर नहीं दिखते, कुछ कम दिखते हैं। ये सब लाइट की स्पीड और एंगल पर डिपेंडेंट है। ये अपन आगे पढ़ेंगे, बट मैंने इसलिए बता दिया कि जब वो पढ़ाऊंगा तो मुझे ये रिपीट ना करना पड़े। ठीक है बच्चों, देवी का बात समझ में आई बेटा? यस सर। मतलब मैंने क्या कहा कि जब ग्लास से लाइट निकलती है तो ओरिजिनल जो रे बिना ग्लास की होनी चाहिए, उन दोनों के बीच में गैप होता है, जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये कलर फिनोमेना को समझने में हेल्प करती है। हाउ वी गॉट कलर्स फ्रॉम ट्रांसपेरेंट मीडियम। मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम में जो कलर पैदा होते हैं, नॉट ओनली रेनबो। और कोई आस्था फिनोमेना याद है जिसमें ट्रांसपेरेंट मीडियम से कलर पैदा होता हो? अब ये क्वेश्चन आस्था के लिए, और इस ऑनलाइन क्लास में ये क्वेश्चन देविका के लिए है। एक घटना मैंने आपको बता दी, रोहन के लिए भी है, कि बारिश में रेनबो दिखता है। रेनबो दिखता है तो कलर दिखते हैं, और वो कलर ट्रांसपेरेंट मीडियम से दिख रहे हैं। और कोई घटना आपके चारों तरफ आपने देखी हो जिसमें ट्रांसपेरेंट मीडियम से कलर दिखाई दे रहे हैं? बहुत अच्छा बोला। यस सर, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, ट्रू। जब कभी पानी पर ऑयल या पेट्रोल गिर जाता है तो आपको कलर दिखाई देगा। दैट इज द सेम फिनोमेना। वो कलर कहां से पैदा हुआ? वो कलर है नहीं,
आप पानी को हाथ में लोगे तो कलर छपेगा नहीं। ये सब इल्यूजन्स हैं बच्चों। क्या है नहीं, पर ये भ्रम पैदा करते हैं। रेनबो कुछ नहीं है, रेनबो है ही नहीं, हमारी आंखों का धोखा है। हमें आंखों से दिखता है तो हम उसकी कल्पना कर लेते हैं, और अगर आप वहां जाकर के देखेंगे तो देयर इज नो रेनबो। इल्यूजन, भ्रम। जैसे हम रात में अंधेरे में जाते हैं तो डरते हैं, तो लगता है पीछे पीछे चुड़ैल आ रही है, और पत्ता खड़कता है तो लगता है कि पायल की आवाज है। कई बार ऐसा लगता है किसी ने पीछे कंधे पर हाथ रख दिया। तो ये सब क्या है? हम हमारे दिमाग में चुड़ैल बन जाती है, और हमारे दिमाग में जो चुड़ैल बनती है ना, बहुत सुंदर बनती है। हम लोग बस सूरज चुड़ैल तो बनाते नहीं है, बड़ी मॉडर्न सी चुड़ैल, सफेद शानदार प्रेस की हुई साड़ी पहने हुए, पायल पहने हुए, छुन 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 छुन, और कैंडल बढ़िया शानदार वाली कैंडल लेके चलती है, या लालटेन। और सोचो चुड़ैल को लालटेन कहाँ से मिली? ये सब हमारे दिमाग की कल्पना है, हमें लगता है कि चुड़ैल ऐसी ही होती है। तो मैं आपको पढ़ा रहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बिल्कुल, डायमंड उसमें भी दिखता है। कटलरी ग्लासेस आप देखते हैं खिड़कियों में लगाए जाते हैं, लाइट जाती है, कलर दिखता है, ये सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमारी साइंस जब हमारी लाइफ से जुड़ने लगती है, सब समझ में आने लगता है। अभी ये सब तो हम किताब में पढ़ा रहे होते, कुछ समझ में नहीं आता। अभी हमने रेनबो से, पेट्रोल से, चुड़ैल से, इन सब से जोड़ दिया, फटाक से समझ में आ गया। दिस इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ तक सब समझ में आ गया। अब एक चीज और समझ लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल तो तुम लोग समझ गए। किसी भी चीज की इमेज बनाने में एंगल का रोल है, हमने मान लिया। उससे भी बड़ा रोल है किस चीज का, ये मैंने सबसे पहले डिस्कस किया, स्पीड का। स्पीड और एंगल, ये दोनों चीजें मिलकर ये सारा तमाशा करते हैं। ठीक, तो आप बताइए परी कि कब स्पीड ज्यादा होगी और कब स्पीड ज्यादा होगी, किसकी स्पीड कम होगी? लाइट ट्रेवल कर रही है, हम स्पीड की बात कर रहे हैं, आप खुद ही बताइए लाइट की स्पीड कब ज्यादा होगी कब कम होगी? अंदर जाएगी या जा चुकी होगी? मतलब अंदर स्पीड ज्यादा होगी और बाहर कम। सही बोला, पहले आप थोड़ा भटक गए थे। चौड़ी रोड है, शानदार, कोई ट्रैफिक नहीं है, चलने दो गाड़ी 100 की स्पीड से, और जैसे ही यहाँ घुसे तो गली कूचों में आ गए। अब एंगल बदल बदल के धीमे धीमे चल रहे हैं, तो स्पीड 100 से कितनी हो जाएगी? 50। और जैसे यहां से निकले, फिर साए से निकले तो स्पीड 100। समझ गए? तो स्पीड यहां से जैसे तेज से स्लो होती है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। और जैसे स्पीड बढ़ती है, फिर से एंगल बदल जाता है, तो रिफ्रैक्शन फिर से हो जाता है। इस वजह से हमको कोई भी चीज टेढ़ी या चौड़ी दिखाई देती है। आगे समझ में अच्छे से? कहीं कोई दिक्कत? आप लोगों से बनवा दिया है। ऑनलाइन में किसी का कोई क्वेश्चन हो, सृष्टि, पूनम, अविरल, तो पूछ सकता है। कंफर्म कर दें। कुछ आपका सौम्या क्वेश्चन? मोक्षदा सर नहीं है तो जल्दी से हम डिस्कस कर लेंगे
लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी मैंने आपकी बुक में कहीं कुछ अंडरलाइन नहीं कराया है, सिर्फ सारा फोकस काय पे रखा है, डायग्राम पे। और मैं चाहता हूं कि ये टॉपिक जो है वो आप लोग डायग्राम को एक्सप्लेन करते हुए मन से ही लिखें, क्योंकि अगर आप बुक से लिखेंगे ना तो आपकी जो नॉलेज हमने दी है वो ओवरलैप हो जाएगी। आप कहेंगे तो मैं लिखा दूंगा, पहले पॉइंट में हमें लिखना है, ऐसा मत करो बेटा, तुम्हारा तो नुकसान होगा, बाकी मत देखो। जब तक हम आपसे नहीं कहें प्लीज नहीं देखो, क्योंकि आप सुन नहीं पाओगे और एक पॉइंट आप मिस कर जाओगे तो आप यहाँ पर जो बुक में डिटेल दिया है वो आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूज होंगे, क्योंकि पहले वो कहते हैं ए बी और फिर तुरंत कह देते हैं सी डी, फिर वो कहते हैं ओ और ओ डैश, फिर वो कहते हैं यहाँ पर आई ए और यहाँ पर कहते हैं इमरजेंट ब्रेक। तो आप ऐसे में क्या हो जाओगे, कंफ्यूज। तो मेरा ये सलाह है कि पॉइंट वाइज आप लिखिए। फर्स्ट वी टुक अ ग्लास स्लैब ABCD, we have a surface AB, upper side of AB we have air, inside AB we have denser. On AB surface we have light ray EF that come inside the glass slab as refracted ray. तो पहले इसको पूरा लिख लो बेटा, नहीं बने तो हम लिखा देंगे, और इस तरीके से लिखिए। तो आज डायग्राम की प्रैक्टिस कर लो, कल हम लिखा भी देंगे। ठीक, हम आज रिफ्रैक्टेड जो रिफ्रैक्शन है उसके लॉस को आज डिस्कस करेंगे। इसलिए आज करेंगे कि आज आपने पढ़ा है तो आपको आज अच्छे से समझ में आएगा, कल पे छोड़ेंगे तो आपको वो फिर समझ में नहीं आएंगे। तो जब हम लॉस को देखते हैं वो आपको अपनी बुक से ही पढ़ना है, आप बुक से देख लीजिए। रिफ्रैक्शन के लॉ, जैसे डायग्राम वाला पन्ने पलटाओगे, ऊपर दो लॉ दिए हुए हैं और ये जो लॉज हैं ये रिफ्रैक्शन के लॉ है। सबको मिल गए ऑनलाइन में बेटा ना? यस सर। यस सर। पहला लॉ तो इतना सरल है कि तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम पहले पढ़ चुके हो, और वाकई में पढ़ चुके हो। रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था, ध्यान देना सभी बच्चे। अब ये है हमारी इंसिडेंट रे, ये है हमारा नॉर्मल, ये है हमारी रिफ्रैक्टेड रे, और ये तीनों एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। ये हमने यहां भी पढ़ लिया था रिफ्लेक्शन में, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही पॉइंट पर मिलते है, और यही लॉ रिफ्रैक्शन में भी है। आम के आम, गुठलियों के दाम। एक बार याद करो, दो बार याद होगा। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, एक शब्द बदल देना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। उसमें रिफ्लेक्टेड और इसमें रिफ्रैक्टेड। ये रिफ्लेक्शन नहीं, हमने सही बोला, ये रिफ्लेक्टेड एल, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है। यहां पर रिफ्रैक्टेड यानी आर, रिफ्रैक्शन है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट पर हैं। ठीक, और दूसरा लॉ जो है वो दोनों मीडियम के लिए है। ये वाला जो इंसिडेंट एंगल है इसको हमने कहा है साइन आई। क्या कहा है? क्योंकि एंगल को साइन से रिप्रेजेंट करते हैं मैथ्स में, ज्योमेट्री, और इस एंगल को हमने कहा है साइन आर। ये थोड़ा ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा लॉ जो है वो आपके लिए थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, इनका कहना है साइन आई अपॉन
साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। ये है स्नेल्स लॉ। क्या है? ये आपको समझना पड़ेगा, इसको थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। समझिए, जब लाइट तो इसका एंगल वाइड होता है। मैंने आपको एग्जांपल के लिए बता दिया 60 है नहीं, हमें न्यूमेरिकल में अच्छे समझ में आता तो हमने क्या बोल दिया 60। इसको हमने समझ लिया है क्या, साइन एंगल है। ये तो आप समझ गए। जैसे ही ये कांच के अंदर, ग्लास के अंदर जाता है तो एंगल क्या हो जाता है, रिफ्रैक्टेड। हाँ, नैरो तो होता है पर क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टेड एंगल, यानी कि साइन आर। अब आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ 60 लिखा और यहाँ 30 लिखा, क्योंकि ये वाइड है और ये नैरो है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना है, 30 है कि नहीं। 60 में से 30 घटाओ कितना आएगा। ये जो डिफरेंस है ये हमेशा कांस्टेंट होगा। कैसा होगा, यहाँ 60 और 30 है, यहाँ पर यदि हम 80 लेते तो यहाँ 40 होगा, मतलब आधा हो रहा है। तो इनका जो डिफरेंस है वो कैसा है, कांस्टेंट है। दिस इज अ लॉ ऑफ स्नेल्स लॉ। मतलब ये एंगल कोई भी हो, इनके बीच में एक रिलेशन है और वो रिलेशन कैसा है, कांस्टेंट। जितना तुम मुड़ोगे उतना हम मुड़ेंगे, जितना तुम झुकोगे उतना हम झुकेंगे। अगर तुम ज्यादा झुकोगे तो हम कम झुकेंगे, तुम कम झुकोगे तो हम और कम झुकेंगे, ज्यादा नहीं झुकेंगे, कम ही झुकेंगे। मतलब दोनों के बीच में एक सिमिलैरिटी, एक पैटर्न फॉलो होता है और वो पैटर्न क्या कहलाता है, कांस्टेंट है, कोई बदलता नहीं। तो ये 60 और 30 और 80 और 90 याद मत रखना, पर इसको याद रखना। जैसे यहाँ पर 30 है तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट हाफ हो रहा है, पर एग्जैक्टली हाफ नहीं होता, इसलिए मैं नंबर्स में लिख नहीं सकता। सिर्फ ये समझना है कि साइन आई यानी ऊपर का एंगल और नीचे का एंगल साइन आर, दोनों में जो चेंजेस आ रहे हैं वो कांस्टेंट चेंज है, हमेशा एक से। देख लीजिए बुक में मिल गया है, पढ़ लीजिए, आज तक पढ़ जो नहीं पढ़ उससे। ऐसे पढ़ोगे तो कच्चू समझ, कोई को समझ में ना, जोर से पढ़ो, चल बात बुलंद पढ़िए। बस रिफ्रैक्शन के फिनोमेना में जो एंगल एयर में बनेगा लाइट का, उसको हमने साइन आई लिखा है, और जो एंगल ग्लास के अंदर बनेगा उसको साइन आर बोला है। और दोनों के बीच में जो पैटर्न या डिफरेंस है वो कांस्टेंट होगा, ये दूसरा नियम। तो जितना ये बिगड़ेगा उसके हिसाब से ये बिगड़ेगा, ठीक। जिन तो हम शक्करदार हैं तो लिखो, एक चम्मच शक्कर डालेंगे तो सबसे मीठा होगा, तो 6 चम्मच शक्कर डालेंगे तो सबसे मीठा होगा। जब रसगुल्ला बनाना होता है तो 250 ग्राम शक्कर लगती है, जब शरबत बनाना होता है तो 1 चम्मच। तो जितनी शक्कर उतना मीठा, मीठापन कांस्टेंट है, शक्कर डालने से मीठा होगा ये तय है, और जितनी शक्कर उतना मीठा, जितना आई एंगल उसके हिसाब से आर एंगल, परिवर्तन तय है। नाउ इट्स कंप्लीटेड। तो मैंने रिफ्रैक्शन समझा दिया, रिफ्रैक्शन का डायग्राम समझा दिया और रिफ्रैक्शन के लॉ समझा दिया। अब इसका आपको जो रिफ्रैक्शन के डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है
आप लोग अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको समझाऊंगा, और आप लोग स्वयं लिख लें तो बहुत अच्छा है। अगर आपको बुक का अच्छा लगता है तो आप लिख लीजिए, और बुक का अच्छा लगता है तो मुझसे पूछ लीजिए। मेरे हिसाब से वो बुक का अच्छा नहीं। ठीक है बच्चों, ऑनलाइन में होसाना है आज? होसाना सर। क्लास यस थी क्या 9 सर। बजे बेटा? यस सर। क्लास थी आज? यस सर है। चलिए बेटा, मुझे टाइम पे थोड़ा याद ही रहता है, मैं सब लोग कोशिश करेंगे पर 9 बजे खत्म करेंगे, दूसरे बच्चों को दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीटेड है, तो यहाँ तक आप लोग होमवर्क कर लीजिए।